बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले सियासत काफी गरमाई हुई है और इसी के साथ पार्टियों के बीच उलटफेर भी लगातार जारी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन पार्टियों में लिस्ट जारी करने का दौरा अभी भी जारी है। आपको ये भी बता दें कि आजकल सपा की लिस्ट काफी चर्चा में है, जहां से रविदास मेहरोत्रा के टिकट कटने की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर के रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि मैं ही लखनऊ से सपा प्रत्याशी बनूंगा। टिकट काटने की कयासों के बीच रविदास मेहरोत्रा का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने के कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी में आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के बावजूद टिकट बदले जा रहे हैं। वहीं सपा अब तक कुल 8 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर टिकट बदल चुकी है। वहीं मेरठ में अतुल प्रधान का टिकट कटने के बाद कई और लोकसभा सीटों पर टिकट बदलने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा की जगह सपा द्वारा किसी दूसरे चेहरे को टिकट देने की चर्चा भी जोरों पर है। वहीं हालांकि सपा विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा इसे सिर्फ अफवाह करार दे रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से अजितेश जी मौजूद हैं और सपा से जानू अख्तर जी मौजूद हैं। इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल जानू अख्तर जी आपसे है। रविदास मेहरोत्रा के टिकट कटने की बातें लगातार सामने आ रही हैं। इसके साथ ही सपा ने 8 सीटों पर 8 उम्मीदवारों का फेरबदल किया, तो क्या लगता है सपा को अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है, जिसको लाने के बाद दोबारा से उसमें फेरबदल कर दे रही है, या फिर कोई और अन्य वजह है, सपा कुछ और करना चाहती है? जहां तक पार्टी अपना जो उम्मीदवार जो अगर बदल रही है, तो कोई ना कोई स्थानीय कुछ मुद्दा होता है, कुछ पार्टी का अंदरूनी मुद्दा होता है, कुछ जाति समीकरण होता है। सामने वाली पार्टी जो है वो किस जाति के लोगों को टिकट दी है, वहां का जाति समीकरण क्या है, ये सारी चीजें देखकर पार्टी जो है तय करती है। हो सकता है पहले किसी और को टिकट दिया गया हो, आगे चल के उसका जनता के बीच में अच्छा फेम न बना हो, जाति समीकरण न हो, प्रेजेंट सांसद हो, अच्छा रेपुटेशन न हुआ हो, जिसकी वजह से हर दल में लगभग, लेकिन इस बार जो है सपा ने जो है 2-3 क्या 8 सीटों पे फेरबदल किया है। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि यही सब लोकल मामला होता है और कौन वहां पार्टी के तरफ से अच्छा वोट पार्टी के लिए ले सकता है। लेकिन सवाल ये है ना जैनू जी, सवाल ये है ना कि सपा टिकट कटने के बाद मतलब सपा पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, पहले उन 8 सीटों पर लेकर के आती है और उसके बाद उनका फेरबदल कर दिया जाता है। जी जी जी, फेरबदल किया जाता है। ये तो होना भी नहीं चाहिए। मैं एक एज अ कार्यकर्ता होने के नाते भी कहूंगा, इसलिए कि जिस भी प्रत्याशी को दिया जाता है वो सपा का जो है जो बेस वोट होता है वो कोई भी आएगा लड़ेगा तो उसको मिलेगा। लेकिन फेरबदल होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा निराशा भी होता है और उससे जो है थोड़ा सा मतलब जो चुनाव लड़ने का जो एनर्जी होता है, जो जोश खरोश के साथ लड़ा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान भी होने की उम्मीद हो जाती है कि जिसको मिल गया। ये बड़ा सवाल है जानू अख्तर जी, इसका जवाब हम अजितेश जी से लेते हैं। अजितेश जी, सपा किस तरह से लगातार टिकटें काट रही है और इसी के साथ ये जो फेरबदल का दौर जारी है सपा में, और इसी के साथ अभी अभी जानू अख्तर जी ने कहा कि वो भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो उम्मीदवार है वो मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरह के जो उनके साथ कृत्य किए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये गवारा नहीं होता है और इसका खामियाजा भी भुगतने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो क्या वाकई में इसका खामियाजा जो सपा को भुगतना पड़ेगा वो ये है कि इनका जो वोट बैंक होगा वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाएगा? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव के नेतृत्व को नकार दिया जी। आप समझिए कि जब पैनल पे बैठे पार्टी के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव के नेतृत्व को नकार दिया है, तो जो पार्टी में जमीन पे बूथों पे काम कर रहे हैं वो भी नकार चुके हैं। इसका खामियाजा ये है कि जब प्रत्याशी सेलेक्ट करके जाता है जनता के बीच अपने संगठन के बल पे चुनाव लड़ने, तो वो संगठन का व्यक्ति को न तो अखिलेश यादव में कोई नजर आता है नेता का गुण, ना ही कोई नीतियां नजर आती है, जिस कारण अखिलेश यादव जी लगातार अपने प्रत्याशी को सुबह देते हैं, शाम को वापस लेते हैं।
कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि सुबह उसको देते हैं, शाम को फिर इसको देते हैं, फिर सुबह अगले उसको देते हैं। मतलब वहां कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि यार टिकट पा कौन रहा, लड़ कौन रहा है जो है। सवाल यही है ना इसके जितेश जी कि जिस तरह से सपा कंफ्यूज है, क्या जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी बाद में जाकर के, क्योंकि सपा ही डिसाइड नहीं कर पा रही है तो गठबंधन का यूपी में क्या होगा? क्योंकि अगर जनता कंफ्यूज रही तो कंफ्यूजन में कुछ और कर जाएगी। देखिए, जनता कहीं से नहीं कंफ्यूज है। जनता एकदम फाइनल मन बनाया है कि मोदी जी को अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार के बाद सीट ले जाना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि अब की बार 75 पार। देश की जनता ने स्पष्ट क्लियर है, हमारे यहाँ देश की जनता एकदम मन बना चुकी है। वो पिछले इलेक्शन हुआ था अभी 3 महीने पहले, आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में उसका टेलर दिख गया था। 3 राज्य में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी। लेकिन इसके बाद भी एक और आरोप लगाया गया था जितेश जी विपक्ष की तरफ से कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, आप ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हैं? अरे मैडम, मैं तो कह रहा हूं, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनी कि नहीं बनी? ईवीएम से बनी। कर्नाटक में सरकार बनी ईवीएम से, फिर उसके बाद तेलंगाना में सरकार ईवीएम से बनी, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार ईवीएम से बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में केजरीवाल जी की फिर से ईवीएम से बनी। ये लोग दोहरा चरित्र क्यों अपनाते हैं? यदि आपको ईवीएम पे नहीं भरोसा है तो आप इन 4 राज्यों में इस्तीफा दिलवा दीजिए। आज ये दोनों पार्टियां मिलकर इंडी गठबंधन में साथ में लड़ रही हैं और लड़ते हुए ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। क्योंकि देखिए, उसका रीजन क्या है मैं बता दूं। आप पिछले 20 दिन का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 राज्य में रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रात के अभी मैं कल देख रहा था, अमित शाह जी रात को शाम को 6-7 बजे तिनसुकिया असम में रोड शो कर रहे थे। अखिलेश यादव जी अभी आज तक निकले नहीं है, आज तक एक भी सभा उनकी हुई तो बता दीजिए आप। कहने का मतलब अखिलेश यादव जी गए तो थे मुख्तार अंसारी के समर्थकों से, परिवार से मिलने। अजितेश जी, देखिए, जो उनका चरित्र है, जो उनका चेहरा है, वो जनता के सामने आ ही जाता है गाहे बगाहे। माफियाओं को किस तरह इन्होंने अपनी सरकार में सरपरस्ती में, अपनी सरकार में संरक्षण दिया था, वो जो प्रेम है वो दिख गया। इतनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई होंगी इसके पहले, कहीं पे कहीं नहीं गए होंगे। इनका दर्द दुख इस बात का है कि जिन माफियाओं को हमने पाला पोसा था, जो माफिया हमारी सरकार में सबसे ज्यादा तरक्की किए थे, उनकी आज दुर्दशा हो रही है। तो देश की जनता भी इसको भली बात देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है कि कौन देश की जनता के लिए काम कर रहा है, कौन गुंडे माफियाओं के लिए काम कर रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। जानू लखतर जी जवाब दीजिएगा। क्या रही है? प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं अजितेश जी ने कई सारे आरोप भी लगा दिए हैं इंडिया गठबंधन से लेकर के सपा तक पे कि जब चुनाव होता है केवल तभी आपको याद आती है, और जिन राज्यों में जीत जाती है विपक्ष, उन राज्यों में ईवीएम का जिक्र कहीं से नहीं आता है। नहीं मैडम, हम तो कहते हैं कि 2000 छोड़िए, पिछले इतिहास की बातें, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। हम तो मांग करते हैं एक भारत के नागरिक होने के नाते कि 2024 का ही इलेक्शन जो है ईवीएम से करा दिया जाए, इसलिए कि लोकसभा का चुनाव है। 543 सीटों पे चुनाव होगा जो देश की हुकूमत अगला तय करेगी। हम चाहते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि आप जो है निष्पक्ष होके, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है भारत, इससे भी अब जो है ईवीएम का जो है जमाना जो है उसमें लोगों को संदेह हो रहा है। बहुत से इंजीनियरों ने खोल के बताया कि हैंग हो जाते हैं, तमाम तरह की बातें। पीछे क्या हुआ मैं उधर नहीं जाना चाहता, आरोप क्या हुआ नहीं हुआ। अभी आपका चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हुआ था, उसका भी आपने देखा कि किस तरह हुआ, दिल्ली में किस तरह। पिछला नहीं याद करना है जानू लखतर जी, जब पिछला नहीं याद करना है, पिछले के बारे में बात नहीं करनी है, तो पिछला सोच करके डिमांड क्यों की जा रही है? नहीं, हमारे ये कहने का मतलब है, जैसे भाई साहब ने कहा कि बंगाल का चुनाव, केजरीवाल साहब का पंजाब का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, तो मेरे कहने का मतलब है कि वो तो जो गुजर गया उसकी बात छोड़िए, लेकिन 2024 जो है, आप जो है हमारे लिए भी, चूंकि स्टेट वाइज चुनाव होते हैं तो आगे पीछे होता है, लेकिन केंद्र का तो एक बार आपका प्रथम चरण से लेकर 7 चरण तक चुनाव होंगे। इसमें अभी कहीं प्रथम चरण का चुनाव शुरू नहीं हुए, वोटिंग हुआ नहीं है, तो ये तय कर लिया जाए कि आपका जो है जिस तरह उसको जो है बैलेट पेपर से करा दिया जाए, कि विपक्ष की भी मांग को मान लिया जाए। जब आप सही पैमाने पे हैं, विदेशों में भी इस तरह का बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या हो जाती है? सत्ताधारी पार्टी तो लगातार यही कह रही है कि देश की जनता उनके साथ है, और अगर देश की जनता उनके साथ है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं या ईवीएम से चुनाव कराएं?
कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कह रहे हैं, हम तो मांग करना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही करा लें। अगर जनता उनको जो है सरकार में बना देती है तो मैं स्वागत करता हूं लोकतांत्रिक देश में होने के नाते। मैं जो है लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। अगर बैलेट पेपर में उनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है तो विपक्ष होने के नाते मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। अगर उनकी हार मिलती है तो लोकतंत्र में चलता है, कोई सत्ता में आता है, कभी विपक्ष में जाता है। ये तो एक पैटर्न है, चलता रहेगा, आता रहेगा। जवाब दीजिए कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए इस बार। देखिए, ये चीज इनको बोलने से पहले जो है, जो इनके इंडिया अलायंस में लोग हैं, ममता बनर्जी जी अभी कलकत्ता में जीती हैं तो ईवीएम से चुनाव हुआ था विधानसभा। इन्हें अपने ही जीते हुए अलायंस पार्टियों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। तब अगर कोई बात करे तो चुनाव आयोग इनकी बात को समझे भी। ये खुद चुनाव जीत जाएंगे, इनको दर्द है कि अखिलेश भैया यहाँ चुनाव हार जा रहे, समाजवादी पार्टी हार जा रही। अरे भाई, क्यों नहीं हारेगी? जो आप उत्तर प्रदेश को डेमो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या देश की जनता नहीं देख रही है? प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? आपकी जब सरकार थी तो आप विकास की बातें छोड़ के दंगे फसाद करवाते थे, अराजकता फैलाते थे, भर्तियों में धांधली के रेट तय किए जाते थे। जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश सरकार हम चला रहे थे, प्रदेश की जनता भी देख रही है। आज आपको जनता पूरी तरह नकार चुकी है। ये बहाने बनाने से कि ईवीएम से कराया जाए, उससे कराया जाए। अरे भाई, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टियों के चुनाव हो रहे हैं। आपको जनता अजितेश जी, एक दूसरा सवाल ये है, अब वापस से मुद्दे पर लौट करके ही आते हैं। अजितेश जी, रविदास मेहरोत्रा की लगातार बात हो रही है। अब रविदास मेहरोत्रा के टिकट कटने की बातें कही जा रही हैं कि सपा इस बार टिकट काट देगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उनसे नाराज नहीं है, वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं और सपा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सपा के लिए काम कर रहे हैं तो उनके काम को देख रहे हैं अखिलेश यादव और उनसे नाराज नहीं है। अगर नाराज नहीं है तो नाराजगी की बात आकर के और ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं और टिकट कटने के कयास क्यों लगातार लगाए जा रहे हैं? देखिए मैडम, मुझे लगता है टिकट कटने का बहाना बनाया जा रहा है। असल बहाना यह है कि इनके प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता से फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। जनता इन्हें स्पष्ट मना कर दे रही है। क्षेत्र में प्रचार जब करते हुए जाते हैं तो कह देती भैया अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये नारे जनता देना शुरू कर दिए, जिससे प्रत्याशी समझ जाते हैं। जब प्रत्याशी शाम को अपना टिकट वापस करने की बात करता है तो पार्टी की तरफ से फैलाया जाता है कि हम प्रत्याशी बदलेंगे। एक्चुअली ये होता है कि प्रत्याशी वाला लड़ना ही नहीं चाहता। बड़ी बात है ये। अजितेश जी, जैनल जी जवाब दीजिएगा कि प्रत्याशी खुद ही टिकट बदलना चाहता है। मैडम, हर पार्टी में 2-4 सीट पे इस तरह की बातें होती हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 2-4 सीट पे कहीं ना कहीं हर दल में होता। अभी हमारी बड़ा आरोप है ना कि खुद ही प्रत्याशी बदलना चाहता है और सपा कह देती है कि उनका टिकट कटने वाला है। ऐसा नहीं। ये तो भाई हमारे सहयोग, हमारे जो है मित्र हैं, ये जो है अपनी बात कह रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। हम अपनी भाषा की बात करेंगे। हमारे कहने का मतलब, हमारे देवरिया जिला में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित नहीं किया है। जिला स्तर का जो है लोकसभा सीट है। अब इसका क्या मतलब माना जाए कि इनका तो कोई किस कैंडिडेट पे विश्वास से नहीं है, आज तक घोषित नहीं हुआ है। हमारे सलेमपुर लोकसभा के माननीय सांसद महोदय हैं, वो सीयर सिकंदरपुर में जाते हैं, गांव के लोग जो है रोक देते हैं, उनको कहते हैं कि आपको गांव में आना नहीं है, आपने विकास नहीं किया है। 5 साल के या 10 साल आप सांसद रहे, लेकिन कोई आपने जमीन पे कोई काम नहीं किया। उनके घर के सामने एक पानी टंकी है, जो 4 बार माननीय सांसद महोदय जी के पिताजी 4 बार सांसद रहे, 2 बार ये सांसद रहे। एक जल निगम का पानी टंकी चालू नहीं करवा पाए। वो पार्लियामेंट में, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला और इस बात को सदन में रखा था। क्या विकास की बात करेंगे? 10 साल में कोई विकास थोड़ी हुआ। 10 साल में आपने रोजगार नहीं दिया। कितने लोग यहाँ तो विदेश माइग्रेट चले गए युवा। आपको जो है आर्थिक स्थिति सबसे खराब हो गई, जीडीपी हमारा नीचे आ गया। आप जो है क्या कौन सा आप दे दिए हैं? सारे किसान, नौजवान, आपके व्यापारी सारे परेशान हैं। हर तरह जो है सब परेशान होके जो है चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि आपको 400 पार पहुंचाना है कि 40 सीट देना है। ये लोग जवाब दीजिएगा। और एक सवाल हमारा ये भी है कि अभी जो जैनुल अख्तर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो लोग विदेश चले गए क्योंकि उन्हें कमाई का जरिया यहाँ नहीं मिल रहा था और ना ही कोई और संसाधन मिल रहे थे। लेकिन अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो उन्होंने चुनाव में ही दावा कर दिया है कि अगर वो जीत जाती है तो वो मुस्लिम
मुस्लिम्स को, हम किसी समुदाय को और किसी विशेष को नहीं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी जरूर की है विपक्ष ने कि वो उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे और उसके साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप भी दिलाई जाएगी और पढ़ने का खर्चा भी उठाया जाएगा। तो ये एक विशेष समुदाय को क्यों इंडिकेट किया गया? क्या वोट बैंक, केवल वोट बैंक की तैयारी की जा रही है? केवल वोट बैंक की तैयारी? हमारे नहीं, वोट बैंक की तैयारी नहीं है। आप सच्चर रिपोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, बाकियों की बात क्यों नहीं हुई? जैनुल अख्तर जी, आप बचाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकियों की बात क्यों नहीं हुई? अगर विदेश में पढ़ने की बात हो रही है तो हर समुदाय के लोगों की बात करिए ना। नहीं, अगर इंडिया गठबंधन ने स्पेशली अगर कहा है कि मुसलमान के लिए या किसी वर्ग एक विशेष के लिए, अगर खासतौर से अगर मुस्लिम के बारे में कहा है, तो मुझे जो लगता है कि आपकी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, आपके जो है राजेंद्र सच्चर जी, सच्चर कमेटी आई थी मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के बारे में। उस कमेटी ने कहा कि इनका तो स्थिति जो है दलितों से भी बदतर है। हो सकता है उस दलित से बदतर स्थिति से उठाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इसका मतलब हिंदुस्तान में भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं ना, इसको मुख्य धारा में लाने की बात यहाँ के शिक्षा प्रणाली पर, यहाँ के एजुकेशन पर भी तो कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब अजितेश जी जवाब दीजिएगा, क्या भारत में ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे कॉलेजेस नहीं है जहां पर भारत के लोग पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये लोग जो है इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। एक्चुअल में जस्ट इसका उल्टा है। उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार होने के कारण। खुद प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनारस से प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश में देश के। इतना काम हुआ है कि इंडिया अलायंस का कोई भी गठबंधन का बड़ा नेता यहाँ लड़ना नहीं चाहता है। आप यकीन नहीं मानेंगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता, चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है, मतलब समझिए कि टिकट सारे पार्टियों के बंट चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी 8-10 टिकट जो बचे थे वो भी दे दिए उत्तर प्रदेश से, मगर इंडी गठबंधन सबसे बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश लड़ने को तैयार नहीं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेठी से भाग के राहुल गांधी वायनाड गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ खड़ी है। इसलिए नेताओं को यहाँ ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, जिताऊ सीट नहीं समझ में आ रही है। उन्हें यह एहसास है कि सीट यहाँ से जीत नहीं पाएगी सूरत पे। इसका मतलब आप समझिए कि खुद मैं नहीं, ये नेताओं का आचरण बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितना काम किया। मैं इनको बता देना चाहता हूं, कितने फ्लाईओवर रोड पे बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, एम्स बने हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं। उत्तर प्रदेश जितना 60 साल में आगे नहीं बढ़ा था, पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है, केंद्र सरकार में। देश की जनता, प्रदेश की जनता भली बात जान रही है। आपको मैं बता दूं, लड़ना नहीं चाहता कोई बड़ा नेता इनका बता दे, कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता उत्तर प्रदेश लड़ना नहीं चाहता, समाजवादी पार्टी का एक भी बड़ा नेता लड़ना नहीं चाहता। अभी शिवपाल यादव जी बदायूं गए थे भेजने में, आपको बता दूं, पहले इनके क्या नाम है, धर्मेंद्र यादव जी का टिकट हुआ था, फिर उन्होंने वहां से जवाब दे दिया तो शिवपाल यादव को भेजा गया। बताऊं, अब शिवपाल यादव वहां भी 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा आदित्य लड़ेगा, क्योंकि वहां जनता चिल्ला रही कि आदित्य लड़े। एक्चुअल में जनता नहीं चिल्ला रही, जनता चिल्ला रही चाचा तुम जीत नहीं पाओगे, सम्मान बचा रहेगा तो चले जाओगे। कुल मिला के समझिए, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ये बड़ा आरोप है कि चाचा तुम जीत नहीं पाओगे, और यही लगातार। सुनिए, राहुल गांधी पहले भी, पिछले लोकसभा भी आपके केरला से लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। और केरला में लड़े थे, डर के मारे लड़े थे। राहुल गांधी इसके पहले 2 बार सांसद थे, 3 बार एक सीट पर लड़ते थे। वो बीजेपी के डर के कारण लगातार 2 सीट से लड़े, उनको डर सही साबित हो गया, हार गए चुनाव। वही डर अब की बार नहीं चाहते हैं वो। डर की बात होती तो मोदी जी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे। पहली बार चुनाव उन्होंने 2 जगह से लड़ा था, डर उनको भी था। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने भी गुजरात से भी लड़ा था और यूपी से भी, बनारस से भी लड़ा था, एक जगह से इस्तीफा दिया था। कोई 2 जगह से चुनाव लड़े थे। इसके पहले 2 बार सांसद थे, एक जगह लड़े थे। राहुल गांधी पहले 2 बार 3 बार जो भी सांसद थे, एक से लड़े थे वो। तो भाजपा के डर के कारण 2 बार लड़े, 2 जगह से लड़े हैं। नहीं, पहली बार जब पीएम बने थे तो 2 बार जो है दोनों जगह से, गुजरात से भी चुनाव लड़े मोदी जी और बनारस से भी लड़े थे। अखिलेश यादव जी जिस नेता के साथ उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं, वो नेता उत्तर प्रदेश लड़ने से डर रहा है। आप आकलन करिए कि चुनाव किस दिशा में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय होने जा रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष के नाम में जाने जाते हैं। उनकी जो है, जो 2012 से 17 में जो उन्होंने सरकार चलाया, पूरा देश जानता है। उन्होंने आपको जो है
एक्सप्रेसवे बनाया, शुरुआत उन्होंने किया। और वहां पे जो है आपका जो है लड़ाकू विमान उतार के दिखाया, आपका लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाया, आप जो है सलीम देवरिया से लेके गोरखपुर तक आपका 4 लेन सड़क तक बनवाया। उन्होंने विकास किया, 102 और 108 एम्बुलेंस दिया, रोल मॉडल आपको उत्तर प्रदेश को दिया। उन्होंने 100 भाई पुलिस साहब अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया, पुलिस आज आपके उनका दरवाजे पे आ 5 साल जाती का है, कार्यकाल कोई देख घटना के न हो जनता उसको उठा के थाने ले जाती है। ये तमाम तरह के काम उन्होंने काम किया। तो इस तरह से उन्होंने विकास किया, पढ़े लिखे काबिल आदमी है, वो पढ़ के आए और देश को उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश की को। जनता ने 2014 में उनको बुरी तरह हरा दिया, 2017 में बुरी तरह हरा दिया, 2019 में बुरी तरह हरा दिया, 2022 में बुरी तरह हरा दिया। देश की जनता को उनके कामों पे भरोसा नहीं है, एक भी काम पूरा नहीं किया गया था, चाहे एक्सप्रेसवे बनाया हो, चाहे जो है स्टेडियम बनाया, चाहे मेट्रो, कोई काम पूरा नहीं था, सब काम अधूरे छोड़े गए थे। उस काम को पूरा करने का श्रेय अगर किसी जाता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है। देश की जनता का पैसा लगा के देश की जनता को समर्पित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सारा जो भी विकास होता है जनता का पैसा होता है, कोई अपने घर से थोड़ी लगाता है, सब लोग अपने जनता की ही गाड़ी कमाई से अपना काम अगर करवा रहे हैं उसको पूरा न करा जा सके तो क्या मतलब है फिर? इसी काम को पूरा न करा जा सके, अधर लटका दिया जाए तो क्या मतलब है फिर? सारे काम टाइम से हुए, सारा जितना टाइम होता है उस टाइम से निर्धारित हुआ, पूरा हुआ। एक देश को एक नमूना मॉडल दिया गया यहाँ पे कि किस तरह देश का एक व्यवस्था चलती है। मेट्रो शुरू हुआ यूपी में, लखनऊ में शुरू हुआ, कानपुर, कई जगहों पे शहरों में शुरू हुआ। इसके पहले किसी यूपी में मेट्रो नहीं शुरू हुआ था। सुनिए, अरे भाई साहब के जमाने में मेट्रो रेल शुरू हुआ, शहर में मेट्रो इन्होंने विकास किया और एक 12 विकास का मॉडल दिया कि आप आने वाले मुख्यमंत्री, आने वाले जो भी नेता होंगे वो जो विकास करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने रोल मॉडल बना के दिया उत्तर प्रदेश को। तो जनता क्यों नकार दिया आपको? लगातार 2014 में बुरी तरह हार हुई, 5 सीट आई, 2019 में 5 सीट आई, 2017 में 47 सीट आई, 2022 में भी 100 सीट आई। क्यों प्रदेश की जनता नकार दिया आपको? क्योंकि प्रदेश की जनता को ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में 2 ही सांसद हुआ करते थे महोदय, अब क्यों 2 ही रहते थे? अब ये सवाल कौन पूछेगा आपसे, जवाब देंगे इसका? आडवाणी जी और अटल जी 2 लोग लोकसभा में रहते थे, कभी जमाना था। अरे इतने काबिल पार्टी के नेता थे, लेकिन 2 ही सांसद होते थे दिल्ली में। हम बिल्कुल आपने सही कहा, 2 से आगे बढ़े तो अच्छा काम करके आगे बढ़े। यही जनता अच्छा काम किया, इसी देश की जनता उनको चुनती थी। 2 ही, एक समय आया कि आप सरकार में आए, उसी तरह समय का परिवर्तन होता रहता है। तो आप मानते हैं ना कि देश की जनता आपके साथ नहीं है, समय का परिवर्तन चल रहा है, जनता आपको लाइक नहीं कर रहा। अरे देश की जनता 2024 में देखिए क्या करने जा रही है। 2024 का रिजल्ट आएगा, उसको माना जाएगा। जो अभी तक हुआ उसको तो आप भी देखें, हम भी देखें। 2024 में तय होगा कि हमारी देश जो है, हमारे देश की व्यवस्था क्या रहेगी। हम विकास करेंगे, रोजगार करते आएंगे। मुरादाबाद में वही हाल है, रामपुर में वही हाल है, लखनऊ वही हाल है, कन्नौज में वही हाल है। आपके तो लोग लड़ने नहीं चाहते। आप जिसको टिकट देते हो शाम को हाथ जोड़ लेता, भैया हमारा वापस ले लो, जीत नहीं पाऊंगा चुनाव। ये तो स्थिति आपकी। नहीं, ऐसा नहीं, अभी तक तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देवरिया में सीटें नहीं क्लियर की। अब क्या माना जाए, कोई काबिल आदमी नहीं मिल पा रहा है उनको प्रत्याशी। अरे बहुत ये बताइए, हमारे में तो कम एक नहीं तो 2 आदमी आ जा रहे हैं। तुम नहीं लड़ोगे तो तुम लड़ोगे, इनके यहाँ तो कोई है ही नहीं है। एक ही आदमी का था, उसके बाद अभी तक घोषित नहीं कर पाए लोग। क्या माना जाएगा इसको, क्या आप मानेंगे? आपके पास एक ही प्रत्याशी का कोई है नहीं है जिसको टिकट दिया जाए, कंफर्म किया जाए। देश की जनता बखूबी देख रही है। जैनुल अख्तर जी, एक और बड़ा सवाल है। अभी तक आपने देखा कि कितने सारे ऐसे बड़े चेहरे थे विपक्ष के जो कहीं ना कहीं जाकर के भाजपा में शामिल हो गए, एक एक करके भाजपा में लगातार शामिल होते जा रहे हैं, जिसके बाद कई सारे आरोप भी विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं कि आखिर विपक्ष के नेता ही क्यों भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा के नेता क्यों नहीं शामिल हो जाते हैं किसी और अन्य पार्टी में। ऐसी क्या बात है आखिर विपक्ष में? विपक्ष को आपको जो है देख रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। विपक्ष को डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और डर के मारे लोग जो है, जो कमजोर है, कहीं ना कहीं से कोई कमजोरी है, परेशानी है, धमकाया जा रहा है। तो वो लोग कहीं ना कहीं सरेंडर बोल रहे हैं या तो जेल जा रहे हैं। जो सरेंडर नहीं बोल रहा है वो जेल में जा रहा है, जो सरेंडर बोल दे रहा है वो पार्टी में चला जा रहा है। वही जो है जितने भी बंगाल में जो है एक चिट फंड कंपनी जी आपने तो जवाब दे दिया।
वो जी। जो है भाजपा में शामिल हो गए, कोई सब जांच बंद हो गई, चुपचाप हो गया, कोई मामला नहीं है। जी। जो लोग भाजपा में आ जाएंगे वो इसका मतलब चुपचाप तो हो यही जाएगा, है कोई ना कि जांच आपके पड़ताल नहीं पार्टी होगी। के नेता, आपने अभी खुद कहा जानू लखतर जी, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि डराया धमकाया जा रहा है और ईडी भेज दिया जा रहा है, जिससे बचने के लिए लोग भाजपा की तरफ रुख कर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ ऐसे जो सम्मिलित हुए हैं भाजपा में जाकर के, वो खुद को बचाने के लिए शामिल हो गए। ऐसा उन लोग का कहना है कि हम लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है सरकार का। प्रेशर हम पड़ लोग रहा सरकार है का तो ऊपर अरविंद केजरीवाल भी तो प्रेशर कह रहे हैं पड़ ना, रहा है, हमने जो कुछ गलत नहीं किया है। प्रेशर पड़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, वो तो जेल में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें डर भी नहीं है। वो तो पार्टी छोड़ करके भाजपा में नहीं शामिल हो गए। देखिए मैडम, जो लोग जेल में है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग जेल में नहीं गए हैं तो वो परेशान होकर रोज रोज ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स इस तरह से का डर के मारे परेशान होकर जाके चुनाव जो है कैसे लड़ेंगे? वे लोग शामिल हो जा रहे हैं। अजितेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में भाजपा संरक्षण दे रही है? देखिए मैडम, आज देश आगे बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पूरा देश विकास के पथ पे अग्रसर है, पूरा उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे अग्रसर है। जो लोग देश की मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, मोदी जी के अच्छे कामों से, उन्होंने इतना काम किया है, उज्ज्वला योजना गैस के तहत हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना चलाई हो। इस आरोप का जवाब दीजिएगा अजितेश जी, इस आरोप का जवाब दीजिएगा। आरोप कोई नहीं है। जो लोग मोदी जी के साथ चाहते हैं काम करना, जो लोग दंगा फसाद करने वाली पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं, जो लोग राजनीति का अपराधीकरण वाले, राजनीति को संरक्षण देने वाली पार्टियों से दूरी बनाना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में काम करना चाहते हैं। कोई भी भाजपा में काम करके सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग समुदाय को लेना चाहती है। तमाम ऐसे लोग हैं, जो कोई पत्रकार है वो भी भाजपा में काम कर रहा है, कोई आम आदमी वो भी काम कर रहा है, किसान, नौजवान, गरीब सब आ रहे हैं, सबका स्वागत है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सबके लिए काम बटे हुए हैं, सब हमसे प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं जी। लेकिन अभी आपने कहा कि सब आपसे प्रभावित होकर के आ रहे हैं, सबके काम बटे हुए हैं, सबका आप ध्यान रख रहे हैं, विकास के काम भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो वो हमेशा एक ही बात कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास केवल एक जुमला था। भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास का जुमला आज से नहीं बता रहे हैं। ये मोदी जी ने 2014 में जब चुनाव पहली बार लड़ा तब उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। हम सबके लिए काम करते हैं, हमारे लिए मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सबके लिए काम करते हैं। मगर ये इसके जुमला बताते हुए 2014 में बुरी तरह विपक्ष हार गई, 2019 में आ रही, 2017 में आ रही, 2022 में आ रही। तो देश की जनता के लोग बरगलाने का काम करते हैं, उसको बहकाने का काम करते हैं, मगर देश की जनता के बहकाने में नहीं आने वाली है। जनता बहुत समझदार, उसे पता है कि किसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज देश गांव में 20 घंटे बिजली मिल रही है, 2 लेन की फ्लाईओवर 4 लेन हो गई है, 4 लेन की 6 लेन हो गए, इतने हवाई अड्डा बन गए, इतना बेहतरीन काम। देश आज 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में पहुंचा है। बहुत सारी चीजों पे काम हुआ है, अब बहुत सारी चीजों पे काम होना बाकी है, वो आगे चल के हवाई अड्डे तो बन गए अजितेश जी, लेकिन लोगों तक रोजगार नहीं पहुंचा है, जिससे वो उस हवाई अड्डे का दौरा कर सके। वो भी पहुंचेगा। इस सरकार में मैं बता दूं, केंद्र सरकार द्वारा 9 लाख से ज्यादा नियुक्तियां दी गई हैं, एसएससी के थ्रू दी गई, यूपीएससी के थ्रू दी गई, बहुत सारी आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से दी गई है। कुल मिला के जितने काम बचे हुए हैं उसको भी इन 5 सालों में किया जाएगा। किसी जवाब दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे सब सरकार जो है रोजगार, देखिए पहली बात मैडम की 2014 की भी बात है, जो आपने जुमला शब्द बोला उस समय भी माननीय मोदी जी कहे कि 15-15 लाख में जो है स्विस बैंक में जो है वो लाऊंगा, काला धन सबको बांटूंगा। आज 10 साल गुजर गया, 15 रुपया तक नहीं लोगों को मिला, 15 लाख कहां से आया, पता नहीं चला कि कब काला धन आया कि नहीं आया, तो ये भी जुमला रहा। दूसरा, रोजगार की बात आज आप मान लीजिए, उत्तर प्रदेश और देश में कोई रोजगार नहीं, 30 लाख जो है आपका केंद्र सरकार में रिक्त पद हैं। सारे इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में लड़के तैयारी कर रहे हैं, पटना में एक वैकेंसी नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की तो यह हालत है कि हर पेपर आप देखे होंगे, यूपी पुलिस की भर्ती हुई है उसमें जो है पेपर लीक हो गया, आपका बिहार में जो है बीपीएससी परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हो गया। केंद्र में कोई इस तरह की वांट नहीं आ रही है, भर्ती नहीं हो रही है, लड़के जो है सड़क पे कोटा में, इलाहाबाद में आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कोई रोजगार, कोई इंडस्ट्रियल नहीं। मेरा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य था, देवरिया जिला में 13 मिलें हुआ करती थी, आज एक नाम मात्रा का कोई चीनी मिल तक नहीं है। कहां से रोजगार मिलेगा, कोई उद्योग धंधे नहीं एक भी लगे हुए हैं,
कोई बता दे अजितेश कोई जी, नया उद्योग अजितेश धंधा जी, हमको पूर्वांचल में ऐसा लगा लग रहा है हो, जैनू देश में लखतर लगा जी, हो। अजितेश जी आपकी बातों का बड़ी चिंतन के साथ जब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये जो आरोप बैक टू बैक लगाए जा रहे हैं, आखिर उसका जवाब कैसे देना है कि पेपर लीक मामले जो हो गए हैं, मैडम, उसके साथ ही जो सुनिए मैं प्रदर्शन बताऊं, की बातें हुई जी, मैं एक एक चीज पे इनके जवाब दूंगा। इस चैनल पे बैठ के आरोप लगाना, मंचों पे बैठ के सभाओं में आरोप लगाना बहुत आसान है। जी, देश की जनता इनके आरोप पे भरोसा नहीं करती, इसका प्रमाण भी है। जी, लगातार देश की जनता ने हमें उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है, और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, और सबसे ज्यादा सीटें यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जी, मिल रही है 2014 में भी, 19 में भी। इसका मतलब कि देश की जनता को मोदी जी भरोसा है। जी, ये जुमला जिसे बता रहे हैं फर्जी, देखिए क्यों इनको जनता नकार देती है। मोदी जी ने कहा था कि देश के बाहर इतना ज्यादा काला धन है, यदि वो देश में आ जाए तो औसतन एक व्यक्ति के जेब में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। जी, उन्होंने ये बताया था कि इतना पैसा गया है, अभी को बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था 15 लाख दूंगा। तो कहने का मतलब ये जनता को भड़काने का काम करते, उसे बहकाने का काम करते हैं, मगर देश की जनता जान रही है कि मोदी जी जो है काम करने वाले नेता है। आज इतना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला है। आप समझिए मैडम, वो 4 करोड़ परिवार जो दलित बस्तियों में थे, गरीब बस्तियों में थे, आदिवासी बस्तियों में थे, उन परिवारों को 4 करोड़ परिवारों को आवास मिलना मामूली बात है। 11 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण किया। पहली बार अभी आपने जो रोजगार की बात कही अजितेश जी, रोजगार की बात कही कि वो भी अगले 5 सालों में मिलेगा, तो देश की जनता अभी कुछ ही दिनों में जवाब दे देगी कि आखिर उसको कितना भरोसा है कि अगले 5 सालों में उन्हें रोजगार वाकई में मिल पाएगा या नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल हमारा यह है जानू लखतर जी कि अभी हम बात कर रहे हैं रविदास मेहरोत्रा की, अगर उनका टिकट वाकई में कटता है तो क्या वो भी किसी और पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं? अबे ये तो अब हम नहीं कंफर्म बता सकते कि क्या हो सकता है। हर दल में मैडम इसको बहुत इशू नहीं बनाना है, हर दल में थोड़ा बहुत सब बातें होती है, ये बहुत डिबेट वाली बात नहीं है कि मल्होत्रा साहब कहाँ जा सकते हैं, लेकिन घर की बात घर ही तक रहती है जानू लखतर जी, पड़ोसियों तक नहीं जाती जी। घर की बात घर ही तक रहती है, पड़ोसियों तक नहीं जाती। और यहाँ ठीक बात है जी, लेकिन कहने का मतलब है कि आपस में अगर कोई किसी वजह से टिकट हटता है, कटता है, कहीं कोई बात होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलेंगे। अब उतने बड़े नेता सांसद का टिकट हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम क्या बताएं। लेकिन जो है ये सब हर दलों में होता है मैडम। मैंने बताया आपसे कि मेरे देवरिया जिला में जिला मुख्यालय है, वहां पे आज तक भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट सांसद रहे, लेकिन आज तक कोई टिकट घोषित नहीं हो पाया। तो अब इससे क्या अंदाजा लगा जाए, हर दल में कुछ ना कुछ मामला होता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि वो तो चाहे चुनाव कोई भी हो एक ही चेहरे पे चुनाव लड़ती है, और एक ही चेहरा उनके लिए काफी है, वो है पीएम मोदी का। वो तो दावा ये बात का करती ही है। लेकिन अभी हम अगर बात कर ले सपा की ही, तो उनकी ही लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, ना ही विपक्ष की लिस्ट जारी हो पा रही है, ना चेहरे साफ हो पा रहे। चेहरे अगर साफ भी हो जा रहे चेहरे अगर साफ भी हो जा रहे जानू लखतर जी, तो उसके बाद ये जो उलटफेर हो रहा है उससे प्रत्याशी नाखुश नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही है, तो इस पर कब तक विराम लगेगा आखिर, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ गया है। बड़ा सवाल यही है कि कब तक आखिर ये उलटफेर होता रहेगा। नहीं, उलटफेर तो नहीं अब होगा, जो होना था वो सब हो गया। अब जो है 10 तारीख आज है, 11 के बाद ईद है, उसके बाद से प्रथम चरण की सब सारी चीजें हो जाएंगी। थोड़ा बहुत हर आदमी का वहां का स्थानीय मुद्दे को लिया जाता है, स्थानीय जाति समीकरण लिया जाता है, कोई कुछ न कुछ और भी टेक्निकल बातें होती हैं जिसके वजह से जो है कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ जाता है। इसको बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी बात अभी आपने कही है जानू लखतर जी और अजितेश जी, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप सभी को बता दें कि रविदास मेहरोत्रा को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है, यानी कि सपा उनका टिकट काट सकती है। वहीं पार्टी के प्रवक्ताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि घर में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। वहीं रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि अखिलेश यादव उनसे नाराज नहीं है, उनके कामों को देख रहे हैं लगातार, और उसको देखते हुए पार्टी कोई ना कोई फैसला तो लेगी उनके साथ में और उनके लिए कोई फैसला लेगी। लेकिन जो विपक्ष द्वारा सत्ताधारी पार्टी लगातार कयास लगा रही है, वही देश की जनता लगातार इस बात को सोच रही है और बातें कर रही है कि क्या वाकई में सपा रविदास मेहरोत्रा का टिकट काट देगी या फिर उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये बड़ा सवाल है। और अगर उनका टिकट कटता है, अगर रविदास मेहरोत्रा का टिकट कटता है, तो एक सवाल ये भी है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे या किसी और पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, या निर्दलीय
खड़े हो सकते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार भी बन सकते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि रविदास मेहरोत्रा के टिकट कटने के सवाल बार बार उठ रहे हैं, और क्या वाकई में ऐसा सच में होगा? लोकसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक लगातार जारी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं। नतीजे भी 4 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। तो देखना अभी ये है कि इंडी गठबंधन की सरकार आती है या फिर एक बार फिर से हैट्रिक लग पाएगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।